Recording in progress. ऑल राइट एवरीवन, तो हेडिंग डालो आप लोग, बोरॉन फैमिली। हाँ जी, हाँ, इनऑर्गेनिक का कोई भी टॉपिक हो मैं सबके नोट्स प्रोवाइड करूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि उसमें लिखने में बहुत टाइम जाता है, लेकिन फिर भी आप साइड बाय साइड इंपॉर्टेंट चीजों का एक रफ नोट क्रिएट करोगे अपने पास ना, उससे थोड़ा आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगा। ओके, तो भाई बोरॉन फैमिली में बच्चों बताओ, सबसे पहले फटाफट मुझे बताओ कितने एलिमेंट्स हैं, इनके नाम बताओ। बोरॉन, नेक्स्ट एल्यूमिनियम, वेरी गुड, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर एंड न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है, बताओ। नहीं, यूयू में नहीं है, उसका प्रॉपर नाम बताओ, चेक करके बताओ, एनसीईआरटी लाए हो ना तुम लोग। बोरॉन फैमिली, आप लाए ही नहीं। नहीं, बोरॉन फैमिली करके है ना चैप्टर, नहीं है उसमें। चलो अच्छा ठीक है, मैं न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए बॉक्स बना दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान से सुनो, इधर ध्यान दो। ये बताओ बच्चों, क्या आप इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, राइट डाउन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जल्दी लिखो। थोड़ा फास्ट करोगे बेटा। लिख लिया सबने? चलिए बच्चों, बताइए क्या लिखा आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन, बताओ। यहाँ पे हीलियम 2s2 2p, यहाँ बताओ बेटा। नियॉन 3s2 3p, यहाँ बताओ। आर्गन, नहीं गलत, 3d10 4s2 4p 1 आएगा। कितने लोगों ने डी मिस किया, हाथ उठाओ। क्योंकि आप सोचो ना, गैलियम के जस्ट पीछे कौन आता है? जिंक, और जिंक से लेके स्कैंडियम, ये पूरे D1 से लेके D10 तक है ना बेटा। अरे आ रहा है समझ में। और इसके जस्ट पीछे कौन है? कैल्शियम। तो आप सोचो नोबल गैस यहाँ कहीं फिल हो जाएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, उसके बाद आपके S फिल होंगे, फिर D एंड फिर P में 1। आ रहा है बात समझ में? चलो इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा? 4d10 5s2 5p1। यहाँ बताओ बेटा, बोलो कितने लोग फिर से गलत किए? यहाँ 4 है 14, 5d10
अरे बच्चा याद आ रहा है क्या सबको? ये कौन सा पीरियड है? 1 2 सॉरी इसके ऊपर 1 रहता है ना, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पीरियड में ही तो हमारा लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, सेवंथ पीरियड में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अरे यार तुम लोग को याद आ रहा है कुछ? लेंथेनम सीरियम, मतलब लेंथेनम यहाँ पे ही रखते हैं, सीरियम से लेकर के बोलो ल्यूटेशियम तक। तो ये एलिमेंट आने से आपका F भी 14 तक भरेगा, उसके बाद D पूरा 10 तक भरेगा, तो 4F14। तो ये प्लीज मार्क कर लो ना, जहां पे मिस्टेक होने के चांसेस उनको मार्क कर लो। 6S2 6P1। अच्छा ऐसे ही यहां पे आएंगे तो 5F, बिल्कुल बात नहीं करोगे, एकदम नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, बिल्कुल एकदम शांत हो जाओ एकदम। यहां तक क्लियर है? अगर मुझे ये बोलना हो शौर्य तुम थोड़ा ना फोकस होकर के पढ़ाई किया करो। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा? यहाँ बोरॉन का पूरे फैमिली का आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट का मतलब क्या हुआ भाई? जो सबसे लास्ट वाले सेल हो जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा हो भाई। तो बताओ 4s2 4p1, 3s2 5s2 6s2 7s2, तो क्या आ गया बेटा? ns2 np1 आउटर मोस्ट। यहां तक क्लियर है? चलो अब अगला देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर का ट्रेंड। मुझे एक बात बताओ बेटा, इस फैमिली में नोबल गैस के बाद कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं आउटर मोस्ट में? 3 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं पूरे के पूरे निकाल लूं तो मैक्सिमम स्टेट पॉसिबल क्या आएगा उसका? +3। अभी कितने लोग कह रहे हैं सर 5 इलेक्ट्रॉन लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अगर ये नेगेटिव फॉर्म में जा रहा है तो इट हैज टू एक्वायर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 5। देखो ना कितने हैं, 3 है। 5 लेगा तो ऑक्टेट बनेगा, तो क्या यहाँ पॉसिबल है? इसलिए -5 स्टेट नहीं मिलता है यहाँ पे किसी का भी, राइट? इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो इनके जनरल में दिखा रहा हूं मोस्ट कॉमन स्टेट। अच्छा 0 तो होगा ही अनडाउटेबली एलिमेंट में, उसको मैं लिख भी नहीं रहा हूं ना। अभी कितने लोग बोल रहे हो कि सर अगर मान लो उसको नहीं निकाला आपने, पूरे तीनों को नहीं निकाला और सिर्फ बाहर वाले को निकाल दिया यहां से, तो कितना आएगा? +1। तो बच्चों इसका मोस्ट कॉमन स्टेट +1 एंड +3 है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ देखो मल्टीपल स्टेट आने लगे, लेकिन इससे पहले जो हमने पिछले क्लास में एस ब्लॉक पढ़ा था वहां पे कोई मल्टीपल स्टेट नहीं आ रहा था। अरे बोलो ना। अच्छा बच्चों जैसे बोरॉन फैमिली बताया है, क्या वैसे ही कार्बन फैमिली भी समझ लोगे? कोई इसमें दिक्कत किसी को? भाई कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड क्या होगा ये? टिन एंड लेड, एंड फिर क्या इसका भी कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे बेटा? फर्क सिर्फ किसका आएगा? जहां पे P1 है वहां पे P2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा यहाँ के ऑक्सीडेशन नंबर का ट्रेंड क्या आएगा, जरा गेस करके बताओ तो। मैं चाहूं तो आपसे नाइट्रोजन का भी अभी पूछ लेता हूं, लेकिन वो 12th में है तो इसलिए मैं उसको छेड़ता नहीं हूं। इतने को ही देख लेते हैं। बताओ NH2 NP2, तो बताओ ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना आएगा? +2 एंड +4 आर द मोस्ट कॉमन स्टेट। क्या यहाँ -4 पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। जैसे कार्बन के पास 4 बॉन्ड तो बना सकता है ना, तो ये सभी से खींच ले इलेक्ट्रॉन, तो चलो आयनिक स्टेट में नहीं भी तो कोवेलेंट स्टेट में तो पॉसिबल है। तो इसका -4, बट विच इज वेरी रेयर, वेरी रेयर, आई मीन इट इज वेरी मच लिमिटेड टू कार्बन। अरे आ रहा है क्या बात समझ में सबको? आर यू गाइज गेटिंग इट? अच्छा अब ये चेक करो कि ये कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन नंबर 2 एंड 4 और यहाँ पे हो गया 1। क्या आपको लग रहा है बिल्कुल अलग हो गया? क्योंकि जो हम लोग नॉर्मल केस में पढ़ते थे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यहां तक इसका तो सिर्फ और सिर्फ NH2 था, इसका सीधा सीधा +2 स्टेट था। ओनली वन एंड ओनली वन नॉन जीरो स्टेट एस ब्लॉक में। बेरिलियम वाले ग्रुप के लिए +2 एंड अल्कली मेटल वालों के लिए कितना होता था? पार्टिसिपेट करो रे, प्रोसेस करो और आंसर करो। +1 वहां पे होता था अल्कली मेटल के लिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए। तो यहाँ पे टेक्निकली हमें ऐसा लगता है कि सिंगल स्टेट +3 आना चाहिए, बट रियलिटी ऐसा नहीं है, 3 भी होता है एंड 1। तो अब जब दोनों स्टेट आ जाए तो एक क्वेश्चन फिर अराइज होता है कि भाई कौन से केस में 3 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी,
कौन से केस में? 1 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो आज एक चीज समझाते हैं आपको। +1 की स्टेबिलिटी यानी लोअर स्टेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैं बता दे रहा हूं। बोरॉन से ज्यादा स्टेबल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा स्टेबल गैलियम से ज्यादा स्टेबल, और बहुत ज्यादा स्टेबल कौन होता है? इनफैक्ट अगर आप मेरे से पूछोगे तो इनका +1 का कोई कंपाउंड डिटेक्ट नहीं किया गया है, और इसका मेन स्टेट ही +1 है। कभी मैंने बताया था, कभी जो नहीं। क्यों ऐसा है भाई? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से सर इनका जो s इलेक्ट्रॉन होता है, इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है बाहर निकालने में, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराने में। इसलिए सिर्फ और सिर्फ p का इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, एंड p का इन्वॉल्वमेंट होगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए +1। तो इसका क्या रीजन बोलोगे? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के पीछे की रीजनिंग थी, समझ में आया? तो आपको पूछा जाए थैलियम, आप बोलोगे +1 मोर स्टेबल देन, बोलो ना। अब आपको अगर मान लो ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि भाई TlCl3 Al के कंपाउंड्स एल्यूमिनियम क्लोराइड में मिलते हैं +3 स्टेट में, जबकि थैलियम का TlCl3 रिपोर्ट नहीं किया गया है, तो क्या आंसर दोगे? सिंपल, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका +1 का स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्लोराइड नहीं मिलता है। इज दैट क्लियर ना? अच्छा, लेकिन एक बार एक जगह लिखा था और उस पर आपका कमेंट चाहता हूं, TlI3 एग्जिस्ट। इसको देखते ही क्या दिमाग में आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल? जब क्लोरीन नहीं एग्जिस्ट कर पाया तो आयोडीन कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? कोई गेस? तो डेफिनेटली हम कुछ गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे एग्जिस्ट तो करता है, गलत क्या सोच रहे हैं? यहाँ पे हमें लगता है कि क्लोरीन -1 स्टेट में, जबकि पता है ये क्या है बेटा? ये थैलियम +1 एंड I3-। क्या I3- सबको याद आ रहा है? I3- क्या होता है? आयोडीन पे जब I- का आप अटैक कराते हो तो जाके क्या बनता है? I3। अरे इनके क्वेश्चंस भी हमने किए हुए हैं। I3- का शेप, ज्योमेट्री, ये मैंने सब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा हुआ था, ध्यान है? चलो, तो अब क्लियर हो गया ना कि इसमें इसको देख के कंफ्यूज मत होना। आपको क्या समझ में आना चाहिए कि दिस I3 इज नॉट इन I-1 स्टेट, रादर -1/3 स्टेट है। 3 आयोडीन है ना, तीनों मिला के -1 है, तो एक पे कितना हुआ? -1/3। पूरा क्लैरिटी आ रहा है सबको? अच्छा, ठीक है सर। तो +3 का स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर आएगा बेटा? बोलो, ठीक उल्टा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बोरॉन +3, फॉलोड बाई, वैसे बता दूं इन दोनों के मेन स्टेट ही +3 होते हैं। जो इनके कंपाउंड्स डिटेक्ट किए गए हैं उनमें इनका मेन स्टेट +2 है ना? अच्छा, जैसे यहां पे आपने सोचा, क्या उसी तरीके से यहां बता सकते हो +2 का स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? बोलो बेटा। कार्बन से ज्यादा, उससे ज्यादा, एंड सो ऑन। अच्छा, +4 का स्टेबिलिटी का ऑर्डर? कार्बन एंड सो ऑन। समझ में आया? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा था, प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ PbO2, इसका नेचर कैसा है? एंड प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ SnCl2। जब भी वो नेचर पूछे तो मतलब वो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर के बारे में डिस्कशन यहां पे करना चाह रहा है। तो बताओ भाई, PbO2 क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा? लगाओ दिमाग लगा के बताओ, सोच के बताओ। बोलो बेटा। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग सबको समझ पड़ रहा है? ऑक्सीडाइजिंग कैसे हुआ? क्योंकि हमें मालूम है कि लेड का +2 ज्यादा स्टेबल होता है। लेड यहाँ पे कहाँ है? तो ये इधर से किधर जाना चाहेगा? इसका खुद का क्या हुआ? रिडक्शन। काम कैसा करेगा? तो PbO2 इज वन ऑफ द रियली पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल जैसे KMnO4 है वैसे ही ये भी है, समझ गए? अच्छा, SnCl2 का नेचर बताओ। ध्यान रखना बेटा, ये जो हम ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर लिखना एक बात है,
बट स्टेबिलिटी में टिन का +2 इज मोर स्टेबल देन टिन का +4। लेड के केस में Pb+2 से की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, सॉरी +4 से ना। यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट प्रीडोमिनेंटली दिखता है, ऊपर वाले में उतना कुछ है नहीं। ध्यान रहेगा सबको, यहां तक क्लियर है? तो ऐसे एक्सटेंड कर लोगे ना वहां तक। चलो, तो ये तो हो गई कॉन्फ़िगरेशन की बात। इसके बाद आता है बच्चों बात डेंसिटी का। डेंसिटी इसमें देखा गया है बोरॉन से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से गैलियम, गैलियम से इंडियम, इनसे थैलियम, एक रेगुलर है। वो आप देखोगे ना स्टार्टिंग में चार्ट दिया रहता है जनरल प्रॉपर्टीज का, ठीक है। अब आओ एक चीज और इंटरेस्टिंग देख लेते हैं। कौन सा भाई? साइज के बारे में देखते हैं। बताइए बच्चों, यहाँ साइज के बारे में आपको क्या लगता है, ऊपर से नीचे जाने पे साइज में क्या होना चाहिए? ये बताया था मैंने, बोरॉन से एल्यूमिनियम बढ़ता है, एल्यूमिनियम से गैलियम लगभग सेम हो जाता है, बल्कि इनफैक्ट एल्यूमिनियम थोड़ा बड़ा हो जाता है गैलियम। उसके बाद इंडियम एंड थैलियम, सबको याद है ना? अच्छा, ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्यों आती है? हाँ, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। जो इसके इनर सेल में डी प्रेजेंट होता है उसकी पुअर शील्डिंग होती है, और शील्डिंग खराब होगी तो कॉन्ट्रैक्ट कर देगा साइज को। और ऐसे यहाँ पे भी देखोगे साइजेस कंपेरेबल ही है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये बड़ा होता है। अरे बोलो, क्लियर है? अच्छा, तो ये तो हो गई बात साइज की। अब साइज की, अच्छा यहाँ देख लेते हैं कार्बन फैमिली में। कार्बन फैमिली में अगर आप चेक करोगे तो यू विल गेट कि कार्बन से सिलिकन, सिलिकन से जर्मेनियम, टिन, लेड, एकदम रेगुलर ऑर्डर। यहाँ तो फिर भी थोड़ा सा दिखता है, क्या यहाँ दिखेगा? नहीं दिखता है, डिफरेंसेस कम होंगे हमेशा, जहाँ डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन ये आएगा, लेकिन उस ऑर्डर में फर्क नहीं डालता, यहाँ ऑर्डर में ही फर्क डाल देता है। समझ गए? अच्छा, उसके बाद आते हैं IE1, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। बताओ, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपके हिसाब से, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को याद है इसका ऑर्डर। अपने नोटबुक में सब लोग लिखो तो, राइट द ऑर्डर ऑफ IE1। हाँ, पूरा बोरॉन फैमिली के लिए देखते हैं कितने लोगों को याद है। बोरॉन फैमिली के लिए लिखो और फिर कार्बन फैमिली के लिए। आई चेक। हाँ जी बच्चों, बताइए बोरॉन फैमिली के लिए बताइए। आइए देखते हैं, ये बताओ बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी तो साइज के, भाई साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, आराम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बोरॉन का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे, फिर बोलो, फिर 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 अच्छा अच्छा, ये तो समझ में आता है यार, एल्यूमिनियम का साइज छोटा था, सॉरी ज्यादा बड़ा था, तो वो तो नीचे आ जाए समझ में आता है, दिस इज एक्सपेक्टेड। बट रियलिटी में क्या होता है, बोरॉन और गैलियम ऊपर आ जाता है ना। इंटरेस्टिंगली थैलियम सबसे ऊपर आ जाता है, एल्यूमिनियम से भी ऊपर। मतलब आप बेसिकली ये समझ लो थैलियम है बेटा, फिर आता है गैलियम, बोलो, फिर आता है एल्यूमिनियम, और सबसे लास्ट में क्या आता है? इंडियम। कितने लोगों ने करेक्ट किया इसका? मैंने बताया था यहाँ पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है जंक्शन पे फर्स्ट टाइम कि ये पूरा ही जंप करके यहाँ तक पहुंच जाता है IE1 में। सेकेंड हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका होता है बेटा? थैलियम का। मैंने बताया था आपको, कितने लोगों को ध्यान था? ये नहीं ध्यान था कहाँ पोजीशन है उसकी ना, चलो कोई बात नहीं, इसको याद कर लो, इसीलिए तो ये मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपको ध्यान हो जाए। अच्छा, अब आते हैं कार्बन फैमिली में, देखते हैं। भाई साइज में तो कोई इरेगुलरिटी नहीं हुआ, अरे बोलो, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी 1 में कार्बन का एक्सपेक्टेड है, होता भी है, सिलिकॉन फिर एक्सपेक्टेड है, होता भी है, ये भी एक्सपेक्टेड है, होता है, ये और ये एक्सपेक्टेड है, बट यहाँ लेड ऊपर आ जाता है, टिन
और मैं बता रहा हूं बेटा दिस इज द एंड ऑफ इरेगुलरिटी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद वाले जितने ब्लॉक होते हैं उनमें आयनाइजेशन एनर्जी में कोई प्रॉब्लम नहीं, डाउन द ग्रुप। तो ये दो जगह इरेगुलरिटी है, और इसीलिए ये दोनों ग्रुप बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप देखो अल्कली मेटल में भी हमें प्रॉब्लम नहीं हुआ, अल्कलाइन में भी नहीं हुआ, प्रॉब्लम कहां स्टार्ट हुआ, बोरॉन एंड। इसलिए इन दोनों का अगर आप ध्यान रखते हो तो बाकी तो यार भूल भी जाओ तो क्या फर्क पड़ता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही होता है ना, तो आप एग्जाम में टिक कर लोगे। तो इसलिए कम मेहनत में ज्यादा प्रोडक्टिविटी आ जाएगी आप लोग की, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया, यहां भी क्लियर हो गया ये सारी चीजें। चलो भाई, तो हमने डिस्कशन किसका कर लिया, आयनाइजेशन एनर्जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बच्चों देखो, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो बोरॉन का कितना है 2, अरे याद होना चाहिए, मैं तो यहाँ पे याद करवाया था तुम लोग को। बताओ बोरॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एल्यूमिनियम का, फिर अब इंटरेस्टिंग है 1.6, 1.7, 1.8, ठीक है। तो अगर पूछा जाए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोरॉन, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, लिख लो ये बात, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बोरॉन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यहां गलती हो सकती है, ध्यान रखना। जहां इरेगुलरिटी आ गया वो ब्लॉक, वो जगह केमिस्ट्री के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, कौन सा, किसी में समझा नहीं, क्या बोल रहे हो। वही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड यहाँ डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, बस वही था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो बच्चों, तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिस्कशन हो गया। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप एक बार चेक कर लेना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका 2.5 एंड 4 दोनों ही कंसीडर करते हैं। इसका बताओ बेटा 1.8 इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन से स्केल पे बता रहा हूं मैं, कौन से स्केल पे, अच्छा पॉलिंग स्केल पे, ध्यान है ना। कितने स्केल होते थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, पॉलिंग था, मुल्किन था, अल्रेड एंड रोचो स्केल, है ना, बहुत सारे। अच्छा ये 1.8 है, इसके बाद आप देखो इंटरेस्टिंगली 1.8, 1.8, 1.8, एक बार चेक करो तो, चेक इट आउट। कार्बन फैमिली हो गया ना। मैं बोल तो रहा हूं कि बोरॉन फैमिली सबसे ज्यादा इरेगुलर, और उसके बाद, अच्छा है ना इंटरेस्टिंग। अच्छा अब और एक चीज देखो बच्चों, ध्यान से सुनो यार तुम लोग। यहाँ पे एकमात्र एलिमेंट ऐसा है बोरॉन जिसको नॉन मेटल में कंसीडर करते हैं। अच्छा इंटरेस्टिंगली कुछ किताबों में इसको मेटलॉइड में भी रख रखा है। तो बेसिकली आप इसको दोनों जगह पे कंसीडर किया जाता है। इसको छोड़ के बाकी सब मेटल्स हैं, ये तो सब लोग जानते हैं भाई, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, सारे मेटल्स। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे कार्बन को प्योर नॉन मेटल मानते हैं, सिलिकॉन को नॉन मेटल की कैटेगरी में रखते हैं, हैविंग मेटलॉइडिक कैरेक्टर आल्सो, एंड उसके नीचे जर्मेनियम को भी मेटलॉइड में रखते हैं। मेन मेटल इसमें टिन एंड लेड है, ये दोनों, टिन एंड लेड को यहाँ पे मेटल। अरे कैसे पहचानते हैं भाई, ये क्लासिफिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं मेटल में, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक और सबसे नजदीक है वो है कौन सा, उनके कंडक्शन वैल्यू को मेजर करने वाला, उनका रेजिस्टिविटी, उनका कंडक्टिविटी मेजर करके उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन। बेसिकली अगर मान लो आपके पास सिलिकॉन का कोई कंपाउंड आ गया, प्योर सिलिकॉन, उसको इलेक्ट्रिक सॉकेट में ऐसे डायरेक्ट घुसा के उसको ऐसे साइड में पकड़ लो तो हो सकता है आप बच जाओ। लेकिन अगर टिन एंड लेड को ऐसे घुसा दिया तो उसके बाद अगले दिन न्यूज़पेपर में आएगा, एक बच्चा एक्सपेरिमेंट करते हुए
है ना, भगवान के दर्शन कर रहे हो। समझ आ रहा है बात को? तो इसलिए ये ध्यान रखना ये कि नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल में भी डेंजरस चीज है। कौन सा? कार्बन के अंदर एलोट्रॉप्स होते हैं, याद है आपको? एलोट्रॉपी मैंने आपको बताया था। एलोट्रॉप्स में कितने एलोट्रॉप्स हैं भाई कार्बन के? हाँ, देयर आर 3 मेन। वैसे एक और भी है, लॉन्सलाइट भी है, बट 3 में कौन कौन सा है? डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुल्फिल। तो कौन सा डेंजरस है जो करंट को कंडक्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी? ग्रेफाइट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे याद है मैंने आपको प्रोजेक्टर पे इसके वीडियो भी दिखाए थे क्या? नहीं दिखाए कभी? कोई बात नहीं, मैं शेयर कर दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा आपको। कार्बन एंड इसके इनके वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा, बहुत ही जबरदस्त है वो, देखोगे मजा ही आ जाएगा पूरा। ग्रेफाइट का लेयर बाय लेयर किस तरीके से फॉर्म होता है वो अच्छे से उसमें दिखेगा। हो गया? चले आगे बढ़े अब। तो इनमें ग्रेफाइट कंडक्टर होता है, उसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब नॉर्मल है। इज दैट क्लियर? चलो भाई, ये भी डिस्कशन हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हो गया। अब एक बात आती है, जैसे हमने वहां पे डिस्कशन किया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। बताओ बताओ भाई, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3+ जाने का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? देखिए क्या बोलते तुम लोग, बताओ। अच्छा, ये प्रोसेस क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है ये? हाँ बिल्कुल, सॉलिड। ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ये एक्वस है, ये तो जानना जरूरी है ना। ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन? तो 0 से +3 में जा रहा है ना बेटा। अच्छा, क्या ये मेटल के लिए प्रिफर्ड स्टेट है? बिल्कुल है, मेटल जाना चाहते हैं पॉजिटिव में। तो इनका E0 का वैल्यू क्या पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव? मैंने पिछली बार ही बताया था, डेल्टा जी का ठीक उल्टा साइन होता है। बताओ डेल्टा जी इसमें कैसा होना चाहिए? अरे भाई, मेटल जैसे मैं बोलूं सोडियम से सोडियम प्लस बनाना आसान है या सोडियम प्लस से सोडियम बनाना आसान है? बताओ कौन सा प्रोसेस इजी? सोडियम टू सोडियम प्लस। मेटल्स है ना, दे आर बाय नेचर दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। तो बेटा बताओ, अगर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो कितने लोग समझ रहे हैं सर? फिर डेल्टा जी नेगेटिव, तो ईएमएफ उसका कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। कौन सा ईएमएफ? तो कौन सा ये प्रोसेस हो रहा है? ये प्रोसेस बताओ कौन सा हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो आप बोलोगे E0 ऑक्सीडेशन विल बी पॉजिटिव, लेकिन कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि E0 रिडक्शन इसका ठीक उल्टा विल बी? तो इसका E0 का वैल्यू आप चेक करो, +3 से ये रिडक्शन पोटेंशियल चेक करो, देखो हाईएस्ट नेगेटिव होगा। आपको वो टेबल में ही मिल जाएगा जहां पे जनरल प्रॉपर्टीज होंगी। देखो ना, इलेक्ट्रिक कहां गया यार? हाँ, कार्बन वाले में नहीं मिलेगा तुम लोग को, बोरॉन वाले में चेक करो। मिल गया ना? E0 लिखा होगा बेटा। अच्छा देखो, उन्होंने दिखाया हुआ है, क्या दिखाया हुआ है? देखो उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, E0 M3+ से M। अरे आ रहा है क्या समझ में? मतलब इन्होंने ये रिडक्शन दिखाया है, खुद समझदार होना। लेफ्ट में जो लिखा है वहां से राइट में जा रहा है, तो नेगेटिव होगा, समझ में आ रहा है? हाईएस्ट नेगेटिव होगा एल्यूमिनियम का, चेक करो सबसे ज्यादा है नेगेटिव में। यहां तक क्लियर है सबको? बोलो बेटा। हाँ, तो जनरल प्रॉपर्टीज जो हमने ऐसे डिस्कस करना था हो गया। अच्छा एक बात बताओ, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ऊपर से नीचे जाने पे इनकी मेल्टिंग पॉइंट पहले तो कहां तक डिक्रीज करती है, कहां तक करते करते सबसे मिनिमा होता है किसका? गैलियम का सबसे कम होता है। पता है, गैलियम मेटल कुछ ऐसा मेटल है कि अगर आप अपने हाथों पे इसको रख लो, पाम पे, तो वो थोड़े टाइम के बाद मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल नारियल तेल जैसा, बिल्कुल ऐसा। अरे नारियल, अरे यार कोकोनट ऑयल मेल्ट नहीं कर जाते हैं आपके बॉडी के हीट को? तो ये कभी ट्राई ही नहीं किया क्या? कैसे हो यार तुम लोग? कहाँ तुम लोग हमेशा जिंदगी भर वो मोबाइल में घुसे रहते हो क्या? मुझे लग रहा है तुम्हें पता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तुम्हारे बगल में जो लड़का है। चलो अच्छा ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? गैलियम यहाँ तक क्लियर है? तो मेल्टिंग पॉइंट विल बी लोवेस्ट फॉर गैलियम। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट ऑन द अदर हैंड, जस्ट चेक इट आउट, इट इज रेगुलरली इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, जस्ट चेक इट आउट वंस।
सॉरी मतलब माय बैड, चेक कर लो एक बारी, पूरी वैल्यूज देख लो। बोरॉन की कितनी है, कुछ दिख रहा है कितना ज्यादा है? उस वैल्यू को समझ, उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो, कितना ज्यादा है ना। उतने पे हमारे बॉडी का एक एक पार्ट इवोपरेट हो चुका होगा, उतने तक वो वेपर फॉर्म में नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें ब्लॉक में देखनी होंगी। ओके, गॉट इट। तो चलो, जनरल प्रॉपर्टी हो गई बेटा, ये सारा चीज डिस्कशन हो गया। अब याद करो, हम जैसे पिछली बार ब्लॉक में देखे थे वैसे ही यहाँ पे भी देखेंगे। क्या क्या याद करो, मैंने आपको बताया था उनके हेलाइड्स, फिर हाइड्राइड एंड फिर ऑक्साइड। ये तीन चीजों के बारे में डिस्कशन करने के बाद उनके स्पेशल कंपाउंड्स के बारे में आते हैं और फिर वो टॉपिक खत्म। तो चलो, सबसे पहले डिस्कशन करते हैं इनके किस चीज के बारे में। लेट अस टॉक अबाउट देयर ऑक्साइड फर्स्ट। ऑक्साइड डिस्कस कर ले, चलो आज। अच्छा, राइट डाउन द पॉसिबल ऑक्साइड्स एवरीवन, लिखो तो सभी के ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखो बोरॉन फैमिली के। और अपने हिसाब से उसको कैटेगराइज करो, जो तुम्हारे जितनी जानकारी में अभी तक है, कि उसमें बेसिक कौन है, एसिडिक कौन है और एम्पोट्रिक कौन है। करो, ट्राई करो। मैं देखना चाहता हूं कि पुरानी में से कितनी बातें तुम्हारे दिमाग में है अभी। डू इट फास्ट। +3 ज्यादा क्लोज है। हाँ, +1 प्रीडोमिनेंटली उसी के लिए होता है, मतलब थैलियम। नोटेड एवरीबॉडी, सबने लिख लिया? चलो और देखते हैं। तो कितने ऑक्साइड लिखे होंगे? दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताए, कौन से? +1 एंड +3। आपको मालूम है कि +1 सबसे कम कॉमन है। अच्छा, बोरॉन का कोई कंपाउंड ऑक्साइड +1 स्टेट में रिपोर्ट नहीं किया गया है, तो बोरॉन के केस में नॉट अप्लीकेबल। यहां एल्यूमिनियम के केस में, अच्छा बोरॉन का मिलेगा बेटा कौन सा? B2O3। अच्छा, एल्यूमिनियम का Al2O3, सॉरी Al2O, ये हाईली अनस्टेबल है एंड ट्रेसेस में मिला है। ट्रेसेस मतलब समझते बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज में, हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल है। अच्छा, एल्यूमिनियम के बाद बेटा फिर और फिर थैलियम। गेस करो सबसे ज्यादा अबंडेंट +1 किसका मिलना चाहिए? हाँ, दिस इज रिपोर्टेड एंड क्वाइट स्टेबल। इनफैक्ट थैलियम का ये चीज हाईली अनस्टेबल। अरे आ रहा है क्या बात समझ में? अच्छा बच्चों, ऐसे ही Ga2O अनस्टेबल, इंडियम 2O
अनस्टेबल, ये सारे के सारे अनस्टेबल हैं, ये सारे के सारे अनस्टेबल। और ये Al2O3 बहुत ही अच्छा स्टेबिलिटी है, Ga2O3 क्वाइट गुड, एंड In2O3 क्वाइट गुड। ये सभी के सभी स्टेबल होते हैं। तो ये तो हो गया पहला डिस्कशन। अब आती है बात एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक में कैरेक्टराइजेशन का। तो आप एक काम करो, सबसे पहले +3 ऑक्साइड्स का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखो। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? हालांकि कितने लोग कह रहे हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं कंपेयर उसी में करते हैं। बोरॉन से ज्यादा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम, गैलियम से ज्यादा इंडियम। बोलो करेक्ट ना? अच्छा, अगर मैं आपसे ऐसे डिस्कशन करूं तो बच्चों ये इसको और इसको बताया गया है एम्फोटेरिक, और ये क्या होता है बेटा? एसिडिक। और इसको बोला गया है एक वीकली एम्फोटेरिक, मेनली बेसिक। बट मोर बेसिक देन Ga2O3। समझ में आया? अब कहोगे सर ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं या बहुत खराब है इनका एग्जिस्टेंस, तो इनके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं करते हैं। हालांकि +1 वाले जितने कंपाउंड होते हैं दे आर मोर बेसिक। तो बताओ Tl2O के बारे में बताओ, जो स्टेबल है आपके हिसाब से क्या है ये? ऑफ कोर्स इट इज बेसिक। Tl2O बेसिक, और ये बिल्कुल काफी अच्छे बेसिस में इसको कंसिडर करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो +1 है, और +1 स्टेट कौन से ग्रुप का हमने पढ़ा है अभी रिसेंटली? अल्कली मेटल्स का। तो जैसे अल्कली मेटल के +1 ऑक्साइड बेसिक होते हैं, वैसे इसका, उसका भी हाइड्रोक्साइड पानी में घुल जाता है, इसका भी हाइड्रोक्साइड। तो देयर आर सो मेनी सिमिलैरिटीज बिटवीन अल्कली मेटल के कंपाउंड हैं, उनके भी कार्बोनेट सॉल्युबल होते हैं, इसका भी कार्बोनेट सॉल्युबल होता है ना। तो इसके डिटेल प्रॉपर्टीज का मैंने आपको नीचे मतलब लिख रखा है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक? डिस्क्राइब किया हुआ है ना। चलो ठीक है, तो बोरॉन फैमिली के ऑक्साइड्स क्लियर हो गए एकदम? बोलो बच्चों। अब हेलाइड्स के बारे में लिखो, हेलाइड्स के बारे में लिखो। ये नोट कर लेना बच्चों ना, एम्फोटेरिक में एल्यूमिनियम, गैलियम, ये पूछता है कई कई बार टेबल बना। हालांकि इंडियम भी मैंने बोला है वीकली एम्फोटेरिक, इंडियम को कभी पूछता ही नहीं है, इतना कम इसका यूज होता है ना कि कभी एग्जाम में पूछता ही नहीं है उसको, तो टेंशन नहीं लेना है। हो गए भाई? तो अभी कितने लोग कह रहे हैं सर सबसे पहले तो +3 वाला देख लो, क्योंकि +1 के चांसेस किसके हैं? मेनली इंडियम के हैं, थोड़ा बहुत आप इंडियम एंड गैलियम के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। सॉरी, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? +1 की। +1 के चांसेस इन तीनों के थोड़े बहुत है, इसका मेन है, और सबसे ज्यादा +3 का इन दोनों का चांसेस। तो पहले +3 हेलाइड्स, तो कितने टाइप के हेलाइड्स मिलेंगे इस ग्रुप में? 2 टाइप के, MX2 टाइप, सॉरी MX टाइप एंड MX3 टाइप। तो अगर मान लो फ्लोरीन है बेटा, तो क्या बन जाएगा ये? हाँ जी बिल्कुल, फ्लोरीन है तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड, गैलियम ट्राइफ्लोराइड, बोलो बच्चों, एंड सो ऑन। ऐसे ही बेटा अगर मान लो क्लोरीन हो गया तो BCl3, बोलो AlCl3, नेक्स्ट बोलो GaInCl3, और इसमें डाउटफुल एग्जिस्टेंस, +3 है ना। अच्छा, इसके बाद ऐसे ही मान लो ब्रोमाइड हो गया, तो ऐसे ही आयोडाइड हो गया, तो सब समझ जाओगे, तो BBr3। अब आपके लिए क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं, चलो फटाफट आंसर करो। तो अरेंज दीज हेलाइड्स मीन्स हेलाइड्स ऑफ बोरॉन। अच्छा, कितने लोगों को ये समझ आ रहा है कि सर बोरॉन अगर नॉन मेटल है तो ये सारे कंपाउंड कोवलेंट वाले होंगे?
ये सभी के सभी बेटा कोवलेंट होते हैं, सारे के सारे कोवलेंट होते हैं। ऑल दी हैलाइड्स ऑफ बोरॉन, नोट करके लिखो इसके बाद, ऑल दी हैलाइड्स ऑफ बोरॉन आर कोवलेंट, चाहे वो फ्लोराइड हो, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो। हाँ जी बच्चों, हो गया बात, कर लिया सबने? तो अरेंज दीज हैलाइड्स, पहले तो ये क्लियर हो गया सारे कोवलेंट है, बाकियों में ये मेटलिक है तो इनमें कुछ भी हो सकता है। अभी मुझे ये बताओ, बोरॉन एल्यूमिनियम, सॉरी बोरॉन फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड स्ट्रेंथ, राइट इट डाउन, arrange them in increasing order of Lewis acidic strength. Go ahead guys. कर लिया? अगला क्वेश्चन इसमें लिखो, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, डू इट। नोट इट डाउन। बताइए बच्चों, बताओ इन तीनों में, ओए ध्यान दो इधर, ये तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आया बताओ। ओके, सबसे ज्यादा तुमने बोला BI3 का,
है ना, यही बोला ना। चलो पहले कितने लोग इसके बाद से अग्री करते हो, हाथ उठाओ। BI3 इसने बोला सबसे ज्यादा एसिडिक है, कितने लोग अग्री करते हो? अच्छा पहले तो ये बताओ ये एसिडिक ही क्यों है, मुझे समझ ही नहीं है। एग्जैक्टली क्योंकि सर BX3 में कोई भी आप ले लो, दे ओनली हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। और अगर इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, सो दे कैन एक्सेप्ट लोन पेयर, है ना। अब मुझे ये बताओ इन सभी में लुईस एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो अब देखो इनडायरेक्टली बस ये है कि भाई जिसपे ये 6 इलेक्ट्रॉन की कमी थोड़ी बहुत पूरी कर दी किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन दे करके, वो अच्छा हो जाएगा। तो बताओ बच्चों, क्या आपको दिख रहा है बोरॉन एंड फ्लोरीन में डेटिव बॉन्ड बन सकता है? क्या बोरॉन एंड क्लोरीन में भी बन सकता है? हाँ सर, बट खराब होगा ये। क्यों खराब होगा? ये पी पाई बॉन्ड बेटर है और ये पी पाई बॉन्ड पुअर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2p ऑफ बोरॉन एंड 3p ऑफ क्लोरीन, मैंने बताया था p to p, वेरी गुड, p to p पाई बॉन्ड इज इफेक्टिव बिटवीन सेकेंड पीरियड एलिमेंट ओनली। क्योंकि जैसे ही 3p हो गया वैसे ये काफी डिफ्यूजिबिलिटी बढ़ जाएगी और इसका साइज कंपैटिबल नहीं होगा, तो जिसकी वजह से अच्छा ओवरलैप नहीं हो पाएगा और इनके बीच का लेंथ भी बढ़ जाएगा सिग्मा का, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, तो ये अच्छे से बॉन्ड नहीं बना पाए। कहने का मतलब सबसे अच्छा पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन किसको मिलता है? बोरॉन को। अच्छा, जब पाई बॉन्ड डेटिव बॉन्ड से बन रहा हो तो उसका एक स्पेशल नाम भी होता है, बैक बॉन्डिंग, वेरी गुड। दिस इज सेड टू बी पी पाई बैक बॉन्डिंग। याद रहेगा सबको? बैक बॉन्डिंग का मतलब जब पाई बॉन्ड कैसे बन रहा हो, मतलब एक ही चीज के डोनेट करने से बन रहा हो, मतलब डेटिव बॉन्ड से। अरे समझ में आया? तो आप क्या बोलोगे भाई कि सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद अच्छा बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या? इसकी जितनी नीड थी काफी हद तक फ्लोरीन ने कंप्लीट कर दिया। तो इन सभी में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का रिलेटिव स्टेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो हाँ, बट इसका ये मतलब नहीं हर बार लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ उल्टा होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे स्टेबिलिटी का लेना देना हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ से कंपेयर किया कि फ्लोरीन एंड बोरॉन का बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा। अरे आ रहा है बात समझ में? तो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यही होगा, सबसे ज्यादा BI3, फिर ये, फिर और सबसे कम लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ। ऑल क्लियर? अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है बेटा, ये बताओ BF3 एंड AlCl3 बोरॉन के हैलाइड्स एंड एल्यूमिनियम के हैलाइड में, इनमें आपको कौन लग रहा है ज्यादा अच्छा एसिड है? दिमाग लगाओ। विच इज बेटर लुईस एसिड इन बोरॉन एंड एल्यूमिनियम अमॉन्ग द हैलाइड्स ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम? क्या बेटर? देखो बच्चों, यहां थोड़ा सा गेम है इसमें। अब गेम ये है कि एल्यूमिनियम एक्चुअली 2 मॉलिक्यूल मिलकर के Al2Cl6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ Al2Cl6 गाइस? ये हमने किया भी है पहले, करो। सबने बना लिया बेटा? क्या आया ऑर्डर बताओ?
बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, इसका जो आपने ये स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें कैसे बनाया, AlCl और इधर Al, क्या आपने डेटिव बॉन्ड दे दिया क्या इसको? कितने लोगों ने ऐसा किया, याद रहो? तो बेसिकली बीच में 4 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, एक ब्रिज स्ट्रक्चर हो गया है ना, बोलो। अच्छा अभी एक बात बताओ, ध्यान से देखो, अब इसको तो प्रॉपर सिग्मा से इलेक्ट्रॉन मिल गया ना, तो सिग्मा तो स्ट्रॉन्गर ही होता है, बोलो। तो भाई उस हिसाब से Al2Cl6 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड की लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ खराब है। तो ध्यान रखना, सबसे अच्छा लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ अभी भी इसी का रहने वाला है। तो बोरॉन का ही है, आप कंपेयर करने जाओगे तो बोरॉन के हैलाइड्स ज्यादा लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ रखते हैं, तो भी वही आएगा बोरॉन ना, क्योंकि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखो तो भी आपको समझ में आएगा कि बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी ज्यादा होती है। एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन में अगर यहां लगा रहे हो तो एल्यूमिनियम की घट गई सर, तो किसी और का इलेक्ट्रॉन सिर्फ, भाई ऑक्टेट डेफिशिएंसी एक चीज है, बॉन्ड बना के उसको होल्ड करके रखना दूसरी चीज है। तो बॉन्ड बना के होल्डिंग कैपेसिटी तो बोरॉन की ही बेटर है ना, तो आप वैसे भी सोचोगे तो आपको बोरॉन के हैलाइड्स ज्यादा लुईस एसिडिक नजर आएंगे। गॉट इट? तो हो गया ये सारा चीज। तो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बोरॉन हैलाइड्स विल बी स्ट्रॉन्गर देन एल्यूमिनियम एंड, अच्छा बच्चों जस्ट ऐसी प्लेन गेस के लिए मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया बोरॉन के सारे हैलाइड कैसे हैं, कोवलेंट, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिकली डिप्राइव्ड है, सारे के सारे गरीब हैं, मतलब ये सभी के सभी लुईस एसिड है। एल्यूमिनियम के हैलाइड्स में कोई हैलाइड बताओ जो एकदम पक्का हो कि सर ये आयनिक ही है। क्यों मैं बोल रहा हूं कोई हैलाइड बताओ, क्योंकि अभी आप देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड का हम कोवलेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अरे बोलो यार, तो ये तो कोवलेंट ही हुआ ना, अरे बोलो मोटू, यस और नो? एल्यूमिनियम का कोई हैलाइड बताओ, सॉरी यस, एल्यूमिनियम का कोई हैलाइड बताओ जो आयनिक आपके नजर में लग रहा हो कि आयनिक हो सकता है। आयोडीन, अरे अच्छा चलो एक क्वेश्चन लिखो तो फिर से, तो तुम्हारे दिमाग में ऐसे नहीं चल रहा है, लिखो अरेंज द फॉलोइंग हैलाइड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक, नहीं कोवलेंट कैरेक्टर, अरेंज द फॉलोइंग हैलाइड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, in increasing order of covalent character, AlF3, AlCl3, AlBr3, AlI3, सोच के कुछ बोलना चाहिए दक्ष, चलो 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 जल्दी करो। बोलिए बच्चों, क्या है आंसर? AlI3 सबसे ज्यादा कोवलेंट है, अरे बोलो, AlI3 सबसे ज्यादा कोवलेंट, आसान है इसमें। कौन सा रूल लगाया इसमें? पजांस रूल, कौन सा? फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड रूल क्या बोलता है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। कोवलेंट कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी ऑफ नेगेटिव आयन, ये तो नो, एंड विच इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाई, बताओ बेटा, कैटायन तो सभी में सेम है,
एनायन में ये F-1 है, ये Cl-1, ये Br-1, ये I-1, सभी का चार्ज भी सेम है, बस ये डिफरेंस है कि इनकी साइजेस अलग अलग है। बताओ सबसे बड़ा कौन है इसमें? आयोडीन। तो आयोडाइड सबसे आसानी से पोलराइज हो जाएगा, पोलराइजेबिलिटी उसकी हाईएस्ट है, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कॉमन सी बात है यार, जब आपने एल्यूमिनियम क्लोराइड को कोवेलेंट बोल दिया तो ब्रोमाइड एंड आयोडाइड तो पक्का ही कोवेलेंट हो गए। अरे बोलो ना। तो आयनिक होने का चांस किसका बचा फिर? तो यस, दिस इज आयनिक। ओके, ये ध्यान रखना आप लोग। हाँ बिल्कुल। और वैसे भी देख लो ना, मैंने आपको आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट का उल्टा होता है ये तो क्लियर है, एक और भी तरीका बताया था, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो बताओ सबसे ज्यादा डिफरेंस तो इसी का होगा ना, तो मोस्ट आयनिक तो यही ना हो गया बेटा। इसमें गलती कैसे करते हो यार, ये तो फंडामेंटल से बॉन्डिंग के, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखो ब्लॉक के 50% क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, सिर्फ आप अगर केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ढंग से पढ़ लो तो उसके 50% चीजों को आप ऐसे ही आंसर कर सकते हो, कुछ बिना पढ़े लिखे ही उसके बारे में। लेकिन जैसे मैंने बोला कि उसको ढंग से अगर पढ़े रहोगे तभी यहाँ पे दिमाग लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था कि भाई इनके बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, अब देखते हैं कौन आंसर करता है। ये भी ब्लॉक हमारा आंसर बॉन्डिंग से आएगा। बताओ किसका ज्यादा होगा, ये बताओ, दिमाग लगाओ। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के फैक्टर्स क्या थे, उससे आंसर करो। सोचो, एकदम सोचो, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है बच्चों में, जल्दी भाग। अरे एक बात बताओ यार, किसी को बॉयल कर रहे हो तो मॉलिक्यूलर लेवल पे सोचो क्या हो रहा होगा, वो एक दूसरे का साथ छोड़ करके वेपर फॉर्म में जा रहे होंगे। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर हुआ ना। तो बताओ सेकेंडरी फोर्सेस यानी वॉन्डरवॉल फोर्सेस किस पे डिपेंड करते हैं? सबसे पहला होता है मॉलिक्यूलर वेट पे। याद आ रहा है? फिर मैंने बोला था अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया तो वो थोड़ा और स्ट्रॉन्गर हो जाता है, वरना मॉलिक्यूलर वेट से सरफेस एरिया इन कांटेक्ट, अरे ये सब याद आ रहे हैं? दोबारा जाकर के थोड़ा अच्छे से ना बॉन्डिंग को एक बारी रिवाइज करो, मुझे लग रहा है टेस्ट लेना पड़ेगा मुझे उधर वाले पार्ट, बीबीटी के आगे वाले पार्ट्स का, तब जाके आप दोबारा पढ़ोगे। चलो कोई बात नहीं, अभी समझ में तो आ रहा है ना। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट प्रपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये प्रपोर्शनल किसके होता है? जनरली मॉलिक्यूलर वेट। कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसके मॉलिक्यूलर वेट। तो बताओ भाई इनमें मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा किसका है? तो Bi3 का सबसे ज्यादा होगा सर। गॉट इट? क्या इनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? बिल्कुल नहीं सर, तो फिर उसका नाम ही नहीं लेना है, बात ही खत्म हो गया। समझ गया ना, इतना आसान है। अरे बच्चों क्लैरिटी आ गया? तो ये तो हो गए बोरॉन के बारे में डिस्कशन। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये कोवेलेंट है, क्योंकि ये कोवेलेंट है तो इनकी हाइड्रोलिसिस लिखते हैं, हेडिंग डालो, हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरॉन हैलाइड्स। हाइड्रोलाइसिस ऑफ बोरॉन हैलाइड्स, है ना? तो पहला क्वेश्चन इसमें लिखो, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस। अरे व्हाट इज हाइड्रोलिसिस रे मोटू? वाटर का अटैक करके उसको ब्रेक डाउन करना। जैसे मैं मान लो BCl3 दे दिया आपके, तो बोरॉन ट्राइक्लोराइड और H2O आपको मालूम है क्या है? लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है। ये अटैक करेगा, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। अरे बोलो, बाहर निकाल देगा तो क्या बनेगा? ये BOH OH OH, बोलो बेटा। और ये क्या बन चुका होगा? H and Cl मिलकर के 3HCl। ये हो गई हाइड्रोलिसिस।
अरे वाटर ब्रेक डाउन कर गया ना HNOH में, H क्लोरीन के साथ चला गया, OH बोरॉन के साथ चला गया। क्यों हो रहा है? क्योंकि लोन पेयर बोरॉन पे अटैक करेगा, बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, बोलो ना। ये है हाइड्रोलिसिस। तो बताओ ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस कहां पे है? ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस, कौन आसानी से हाइड्रोलाइज कर जाएगा? मैं किसकी बात कर रहा हूं? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमो, बोरॉन ब्रोमाइड एंड आयोडाइड में आपको क्या लगता है इजीली कौन सा? तो अभी कितने लोग बोल रहे हैं सर इसमें ये अटैक कर रहा है, ध्यान से सुनो, ये अटैक कर रहा है, सब में तो बोरॉन पे अटैक कर रहा है ना, निकलने वाले ग्रुप से मतलब होना चाहिए। यहां लीविंग ग्रुप, ये लीविंग ग्रुप फ्लोरीन, बताओ कौन स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा बोरॉन के साथ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। एक तो फ्लोरीन का खुद का साइज छोटा है, ऊपर से बैक बॉन्डिंग भी अच्छा बना रहा है। अरे बोलो यार, तो सबसे डिफिकल्ट हाइड्रोलिसिस किसकी होती है? और इसलिए इसके बारे में लिखा हुआ है क्वाइट डिफिकल्ट टू हाइड्रोलाइज। एंड इसमें अगर आप किताब पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि बहुत मतलब बहुत मुश्किल से ये सिंगल हाइड्रोजन ही इसको रिप्लेस करता है पहले तो, जबकि ये कंप्लीट, तो इसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो लिख लो इस बात को, बोरॉन फ्लोराइड अंडरगो पार्शियल हाइड्रोलिसिस whereas other halides undergo complete hydrolysis. Boron trihalide undergo boron trifluoride undergo partial hydrolysis, whereas boron chloride and bromide and iodide undergo complete hydrolysis. बोलिए बच्चों, नोट इट डाउन। बोरॉन फ्लोराइड अंडरगो पार्शियल हाइड्रोलिसिस, रीजन क्या लिखोगे? Why it is happening like this? Because of boron halides are among all the boron halides, boron fluorine bond is strongest bond to break. यहां तक सारी स्टोरी समझ में आ गई सबको? चलो अगला एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, बताओ बोरॉन फ्लोराइड एंड बोरॉन टेट्रा, ये नेगेटिव आयन, BF4 माइनस एंड BF3, बोरॉन फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ इसमें। Find the order of bond length of boron fluorine in these two compounds. Come on, go ahead. Do it fast. बोलो बेटा। बॉन्ड लेंथ पूछा मैंने, ऑर्डर बताओ। हाँ, अरे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है।
अरे यार चलो तुम दोनों ही बता दो, बॉन्ड ऑर्डर भी एंड बॉन्ड लेंथ भी, जल्दी करो। बिल्कुल सही। बॉन्ड लेंथ का आंसर क्या होगा? BF4 माइनस ज्यादा आएगा, BF3 कम आएगा। बोलो बच्चों, क्यों ऐसा? हाँ तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है इसका बताओ तो। 4/3 और इसका? हाँ सुधर जाओ। हाँ बोलो तुम बताओ। 1 इज द राइट आंसर। 1 इज, अरे अब पिटाई करूंगा मैं तुम लोगों का, ये सब ब्लंडर करोगे तो। ये डेटिव बॉन्ड बनाया, कभी ये बना सकता है कभी ये, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगा। तो बताओ सिग्मा प्लस पाई कितना? सिग्मा 1, पाई कितना? 1/3, तो 4/3। अरे बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 2 के बीच में देखते हैं, सब जोड़ के नहीं बताते हैं। इसने कितना 5 बताया था? चल अच्छा ठीक। तो यहां पे कितना आएगा बेटा BF4 में? ओनली 1, क्योंकि अब इधर क्या हो गया, एक जो फ्लोरीन था उसने अपना नेगेटिव आयन इसको दे दिया, अब कोई डेटिव बॉन्ड नहीं बनने वाला एक्स्ट्रा। कैसे बोल रहा था ये? इसका हालत ना सच में बता रहा हूँ, ये इसको सबसे ज्यादा जरूरी है रिवाइज करना, नहीं तो अगले अगले साल इसकी कॉमेडी हम लोग, मतलब कॉमेडी बन जाएगा मुझे तो लग रहा है ये। अगर ये वापस बाउंस बैक नहीं किया ना तो बहुत खराब हालत में। कहा फर्स्ट 2-3 मंथ्स में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पता नहीं कितनी एनर्जी है, क्या करेगा ये लड़का, और अभी देखो कुछ भी किया जा रहा है। एंड द वर्स्ट थिंग इज दैट ही इज हैप्पी ऑल्सो इन दिस। देखो गलत बात है, लगता है थोड़ा ध्यान दो इस सब चीजों में। ठीक है, हो गया ये खत्म। हाँ जी, अब इसके बाद आ जाए, देखो हेलाइट्स हो गया, सारा हेलाइट्स हो गया यहाँ तक कंप्लीट। बोलो भाई। चलो तो हेलाइट्स हो गया, इनके हाइड्रोलिसिस के बारे में डिस्कशन। अच्छा, अदर हेलाइट्स पॉसिबिलिटी के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो बेटा बोरॉन, क्योंकि इसका कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का कैपेबिलिटी बेटर है, तो इसलिए बड़ी अजीबोगरीब आपको हेलाइट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जैसे एक मैं आपको बताता हूँ कि बोरॉन, ध्यान से सुनो, बोरॉन बोरॉन 3 बोरॉन भी इकट्ठा हो सकते हैं, बॉन्ड 3 ही बनाना है ना, तो ये अब इसका फॉर्मूला बताओ क्या हुआ? हुआ ना? तो ऐसे अगर आपके सामने लिख के आ जाए तो आप डरना मत, ये मत बोल देना कि नहीं सर सिर्फ ट्राई हेलाइड ही बन सकता है, तो ये तो ट्राई हेलाइड है नहीं, ऐसे रोना नहीं है। वो जनरल डिस्कशन होता है, बट फर्स्ट एलिमेंट मैंने बोला है हमेशा नटोरियस होता है, एनॉमलस होता है, ड्यू टू, बताओ बताओ फिर, वाई द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच मेंबर शो एनॉमलस कैरेक्टर? ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग इफेक्टिव, एक सांस में इतना बोलना है, ठीक है? वो कहां से आ गया इसमें? तो B3F5 हो गया, ठीक है, गॉट इट। अच्छा ऐसे ही देखो B2X4 भी बन सकता है, BBXNX, इधर भी XN इधर भी X। तो बच्चों ऐसे हेलाइट्स आए तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, गॉट इट, अंडरस्टूड? हाँ, तो हेलाइट्स भी हो गया, ऑक्साइड भी हो गया, सब हो गया ना? अच्छा, अब इन हेलाइट्स को, जैसे मैंने बोरॉन के हेलाइट्स को वाटर में डिसॉल्व करके आपको दिखाया कि हमें क्या मिल रहा है, कहाँ गया?
कहाँ गायब हो गया? अरे बनाया, क्या बात कर रहे हो? BCl3 प्लस वाटर, अभी तो बनाया था यार। क्या बन रहा है बताओ? BOH होल थ्राइस, ऐसे लिखते नहीं है इसको, ऐसे लिखा जाता है H3BO3। पता है इसका नाम क्या है? दिस इज नेम्ड एज ऑर्थोबोरिक एसिड। क्या नाम है? ऑर्थोबोरिक एसिड। साथ में 3HCl बन रहा था। तो अच्छा, इसमें बोरॉन का ये जो BOH का स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही है बेटा? बोलो ना। अब एक बात बताओ, ध्यान से सोच के बताना। इसमें जब इसको वाटर के साथ हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या ये अपना H+ आयन रिमूव करेगा या वाटर का OH आयन लेगा? ये क्या करने वाला है? देखो नाम इसका क्या है? ऑर्थोबोरिक एसिड। एसिड का काम क्या होता है? वाटर में डालने के बाद उसमें H+ आयन के नंबर को इंक्रीज कर दे। किसकी कंपैरिजन में? OH आयन की कंपैरिजन। तो बताओ क्या ये जस्टिफाई कर रहा है अपने नाम को? इसका रिएक्शन बना के दिखाओ तो। विथ वाटर ट्राई करो। अरे BOH का थ्राइस ही है। बोलिए बच्चों। अरे एक बात बताओ, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है मोटू? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो नेचुरली कहीं से भी लोन पेयर मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करेगा ना। तो क्या बनने वाला है ये? BOH OH OH एंड OH ना। एक और H है यहाँ, यहाँ प्लस आ गया। बाद में ये H+ निकल सकता है? अरे बोलो ना। ये H+ निकल करके क्या बन गया ये? तो क्या आपको दिख रहा है ये एसिड की तरह कैसे बिहेव कर रहा है? It is behaving as an acid by accepting OH of water and removing H+ from water. So it is not acting like normal acid at it used to be there with HCl. जैसे HCl को पानी में लो तो ये अपना ही H+ आयन वाटर को दे देता है, ये H3O+ बन जाता है, ये क्लोराइड आयन बन जाता है। अरे बोलो ऐसा ही है ना। लेकिन यहाँ पे H+ आयन बोरॉन का नहीं निकला है। कहां से निकला है? H2O का। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वीक मोनोबेसिक नहीं, अरे मतलब वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड। इट इज नॉट प्रोटिक एसिड। ये क्या है? लुईस एसिड है। लिखो ये बात। H3BO3 इज वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड। ये पूरा ऐसी लाइन लिखना है। H3BO3 is weak monobasic Lewis acid. H3BO3 is weak monobasic Lewis acid. यहां तक क्लियर हो गया? So what do I mean by that? कि मतलब ये वाटर का OH लेके उसी का H+ आयन निकालता है। अच्छा एक बारी IIT JEE में इससे रिलेटेड क्वेश्चन में क्या फ्रेम किया था कि अगर आपको इसको इस लायक बनाना है कि एक अच्छा एसिड हो जाए और एसिड बेस टाइट्रेशन किया जा सके, क्योंकि जब ये अच्छा एसिड होगा तो प्रॉपर टाइट्रेशन करने में हमें रीडिंग्स मिलेगी भाई, फिनोक्सिलिन इंडिकेटर्स और जो भी मैंने आपको डिस्कस किया। तो अब एसिड बेस टाइट्रेशन के कैपेबल बनाने के लिए हमें इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब मोर H+ आयन। मतलब ये इक्विलिब्रियम को राइट साइड में निकालना है। बोलो। और वो तभी पॉसिबल है जब इसके अमाउंट को मैं गायब करना शुरू कर दूं। बोलो ना। अरे बताओ, अगर मैं प्रोडक्ट के अमाउंट को कम करता जाऊं तो रिएक्शन फॉरवर्ड आता जाएगा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल से।
तो इसके लिए पता है कैसा यूज करते हैं, इसके लिए अल्कोहल यूज करते हैं इसमें, और कौन सा अल्कोहल रहता है, सिस पॉलीऑल। कौन सा अल्कोहल, सिस पॉलीऑल। ध्यान से सुनो, सिस पॉलीऑल का मतलब ये है कि इस साइड में OH रहना चाहिए। पॉलीऑल का मतलब मोर देन 1 OH। जब भी आप ऐसा लेते हो बेटा, तो ये सीधा सीधा, ध्यान से, सीधा सीधा ऐसा ये हाइड्रोजन गायब हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहां से H2O निकला और यहां से भी H2O, मतलब ये बोरॉन, ऑक्सीजन, कार्बन, और ऐसे ही लेफ्ट साइड में भी बन जाएगा। देखो कितना डरावना सा लग रहा है ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये जैसे ही कॉम्प्लेक्स बना लिया तो बेसिकली ये गायब हो गया, तो ये फॉरवर्ड और जाएगा। तो ये पूछा जाता है कि अगर टाइट्रेशन कराना हो बोरिक एसिड का, तो कौन से ग्रुप का यूज करके इसके मतलब इसको टाइट्रेशन के लायक बना सकते हैं। तो आंसर क्या है, यूजिंग सिस पॉलीऑल। अब उसमें बहुत सारे नाम आते हैं, ग्लिसरॉल हो गया, उसमें मल्टीपल OH प्रेजेंट है, और भी अगर आप लेके आओ तो वो सब के सब इसमें आ सकते हैं। गेटिंग इट, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, टेंशन नॉट। बस समझ गए ना बात जो मैं समझाना चाहता हूँ, यहां तक सबको क्लैरिटी है। अब बताओ बेटा, बोरॉन के हैलाइड लुईस एसिड है, तो डेफिनेटली वो रिएक्शन करेंगे किसके साथ, लुईस बेस के साथ। तो बताओ, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको पूछा है कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को अगर आप अमोनिया के साथ रखो तो एक बनता है एसिड बेस एडक्ट, बताया कभी। इस एसिड बेस एडक्ट में बोरॉन एंड नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन बताओ, और इधर भी बताओ, जल्दी करो। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन द एडक्ट, इन द एडक्ट। कौन सा एडक्ट, एसिड बेस एडक्ट। कैसे बना, अमोनिया। क्या अमोनिया की जगह कुछ और रखेंगे तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। यहाँ ईथर भी रखोगे तो भी बन जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, इसको तो लोन पेयर चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो बताओ, बोलिए बेटा, कर लिया, क्या आया हाइब्रिडाइजेशन का आंसर। तो बोरॉन अगर आप F3 के साथ अटैच कराते हो नाइट्रोजन के, ये यहाँ पे दे दिया, तो ये एडक्ट बन गया बेटा। क्या है हाइब्रिडाइजेशन अब, sp3। अच्छा, पहले क्या था हाइब्रिडाइजेशन, sp2 था। अच्छा, नाइट्रोजन का पहले कितना था, अभी कितना है, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ नाइट्रोजन पे। ठीक है, यहां तक क्लियर है, पूरा खत्म। तो देखो बच्चों, बोरॉन के हैलाइड्स, एल्यूमिनियम के हैलाइड्स, इन सब के बारे में कंप्लीट हो गया। एल्यूमिनियम के हैलाइड डाइमर बनाते हैं, बोरॉन के हैलाइड डाइमर नहीं बनाते। जैसे Al2Cl6 बनता है एल्यूमिनियम के केस में, ये नहीं बनाता। यहां तक ध्यान रहेगा, बोलो सबको क्लियर। हाइड्रोक्साइड के बारे में भी मैंने डिस्कशन कर दिया इनमें। अच्छा, अब एल्यूमिनियम के हैलाइड को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूं, AlF3 तो चलो आयनिक है, उसको छोड़ देते हैं, AlCl3 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, क्या होगा, बहुत कॉन्ट्रास्ट है इधर। एल्यूमिनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कंपाउंड बनता है, ध्यान से। कुछ पता पड़ा क्या हो रहा है। एल्यूमिनियम के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए 6 वाटर मॉलिक्यूल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। ये देखो, ये 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अनदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अनदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बताओ, एल्यूमिनियम अगर 6 से सराउंडेड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा,
sp3d2। और देखो ये सभी के सभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसलिए मैंने सबको बॉक्स में बंद कर दिया है। ये सबके सब ज्वाइंट है और ये इस पे क्या आ गया +3। तो लिख लो ये बात, एल्यूमिनियम क्लोराइड when dissolved in water it behaves as strong electrolyte। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा ब्रेक कर गया, behaves as strong electrolyte, it behaves as strong electrolyte। और क्या देता है बेटा आपको, what does it give? It gives hexa aqua complex of aluminium। देखो हेक्सा एक्वा, H2O को एक्वा बोलते हैं, 6 है वो, तो हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स ऑफ व्हाट, एल्यूमिनियम। गॉट इट। अच्छा एक बहुत पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने पूछा था AlCl3 आयनिक के केस में, देखते कौन आंसर करता है। मैंने बोला था अगर AlCl3 को वाटर में डिसॉल्व करो तो ये सॉल्ट है ना बेटा, वाटर में डिसॉल्व करोगे तो उसके सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। आंसर करो, मैं देखता हूं। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AlCl3? थिंक अबाउट इट। जल्दी सोच के बताओ। What will be the nature of aqueous solution of कर लिया, बताओ कैसा नेचर है इसका, समझ में आया? क्योंकि एल्यूमिनियम +3 कहां से आ रहा है बेटा, AlOH से, तो वीक बेस से आ रहा है, और वीक बेस से आएगा तो बताओ वाटर का हाइड्रोलिसिस कराएगा तो OH खुद एक्सेप्ट करेगा, तो AlOH, समझ में आ रहा है ना, 2+ बनेगा। अब तो कहोगे इसमें कैसे बनेगा सर, तो इसमें OH लेकर के H+ निकाल सकता है, मतलब फर्दर हाइड्रोलिसिस करा करके आप ऐसा भी कंपाउंड बना सकते हो। AlH2O5 OH एक सिंगल एंड एक चार्ज, अगर यहाँ नेगेटिव आ गया तो +3 एंड -1 मिलके कितना हो गया +2, तो ऊपर 2+, और साथ में क्या H+ आयन। तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा दिख रहा है आपको, एसिडिक। इंस्टेंट पे पहले ये बनाएगा और थोड़े टाइम के बाद ये भी दिखने लग जाएगा, तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा हुआ, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम। तो इन दोनों के हेलाइड्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, हो गया ना खत्म, हेलाइड्स का पूरा कहानी खत्म। अब आ जाओ, ऑक्साइड का भी मैंने डिस्कशन कर दिया, हाइड्रोक्साइड का भी मैंने डिस्कशन कर दिया, तो भी ऐसे ही होगा। फ्लोरीन का थोड़ा सा केस अलग होता है, फ्लोरीन के जो कंपाउंड से बहुत कम सॉल्युबल होते ना, फ्लोरीन के कंपाउंड्स इतना इजीली डिसॉल्व नहीं होते, हालांकि वो आयनिक है, फिर भी लैटिस एनर्जी बहुत हाई होता है ना, फ्लोराइड्स का लैटिस एनर्जी, स्मॉल नेगेटिव आयन है ना, तो अगर लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा हो गया तो हाइड्रेट, तो फिर वो डिसॉल्व कम होगा। हो गया बेटा ये सारी चीजें खत्म। अब आ जाओ लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसके बारे में ना, तो इनमें एक तो देखो इस पे क्वेश्चन बहुत बनता है, मैं आपको बोरैक्स के बारे में बता देता हूं। तो देखो इनके कंपाउंड्स के बारे में, ओर्स ऑफ बोरॉन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका ओर है
उसका नाम है बोरैक्स। और फिर कोलेमेनाइट भी है इसका, तो ऐसे और भी है, मैंने लिस्ट दे रखा है, वो आप देख लेना। मैं बोरैक्स के बारे में डिस्कस करूंगा क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछता है। तो व्हाट इज बोरैक्स? तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है बोरैक्स का, Na2B4O7.10H2O। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोरैक्स। बट जैसा हम लोगों ने देखा कि ये आयनिक कंपाउंड है, तो डेफिनेटली इसमें स्ट्रक्चर भी होगा। इसका जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे है, ध्यान से सुनो, Na2B4O5OH का होल 4.8H2O। ये 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और ये इसका स्ट्रक्चर है। अब आ जाओ इसको दिखाता हूं कैसे बनेगा। एक बार बताऊंगा फिर दोबारा आपसे पूछूंगा मिटाने के बाद, ध्यान से सुनना। कितने बोरॉन दिख रहे हैं आपको? कुछ याद आ रहा है ऐसे P4 टाइप में स्ट्रक्चर? P4 कैसे बनाते थे हम? अगर मान लो P रहता इसके जगह तो ऐसे ही बनता, सीधा सीधा इनको जोड़ देते थे बेटा, आपस में भी इंटरलिंक्ड कर, याद आ रहा है? तो यहां पे आप ऐसे ही करो, बस ये ध्यान दो कि ऑक्सीजन को ब्रिज बनाते हुए। तो बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन, बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन, बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन, बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन, तो ये बीच में ये सब ब्रिज है। कहोगे सर आपने तो 4 ही ऐड किया, इसमें तो 5 है, तो मैंने कहा बोला खत्म हो गया भाई, ये भी है, लो इंटरलिंक। कहोगे ये तो छूट गया, हाँ ये छूटा ही रहता है। बाकी OH कितने हैं बेटा? अच्छा, बोरॉन की वैलेंसी कितनी होती है? 3, क्योंकि तो यहाँ पे OH लगेगा तो इस पे कोई चार्ज नहीं आया, इस पे OH लगेगा तो कोई चार्ज नहीं आया। लेकिन यहाँ कितने लोग कह रहे हैं यहाँ नॉर्मल OH लगा ही नहीं सकते, तो हमें बेसिकली यहाँ ऐसा करना पड़ता है कि OH नेगेटिव को डेटिव बॉन्ड से ऐसे देना पड़ता है। बताओ अगर बेटा डेटिव बॉन्ड देंगे तो ये न्यूट्रल और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं नीचे बना के दिखा रहा हूँ, क्या आपको समझ आ रहा है? ये नेगेटिव हो गया, तो इसी चीज को मैं ऊपर भी रेप्लिकेट कर सकता हूँ। अब आपको समझ आया कि सोडियम ट्वाइस क्यों है, इन जगहों पे सोडियम है। तो पूछोगे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है? एक तो ये पूछता है कि बताओ इनमें जो बोरॉन दो अलग अलग टाइप के प्रेजेंट है उनके हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बताओ क्या हाइब्रिडाइजेशन है इसका? हाँ, sp2, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल सेंटर। अरे ट्राइगोनल प्लेनर सेंटर है ना, तो इसको ट्राइगोनल सेंटर बोलते हैं। अरे इज दैट क्लियर? और इसको कौन सा सेंटर बोलते हैं? sp3 है टेट्राहाइड्रल, पर नाम देते हैं टेट्रागोनल सेंटर। इसको क्या बना लोगे अभी तुरंत? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेंटर, ट्राइगोनल, कितने ट्राइगोनल? 2। टेट्रागोनल कितने? हाँ 2 ट्राइगोनल एंड 2 टेट्रागोनल। समझ आया? चारों बोरॉन क्लियर। अब देखो अंदर वाला पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, 4 बोरॉन 5 ऑक्सीजन OH4 क्लियर। बाकी जो बचे हुए वाटर मॉलिक्यूल हैं वो क्रिस्टल के बीच में, मतलब लैटिस के बीच में ट्रैप्ड है। जैसे नहीं वॉइड्स बनता है तो उनके बीच में ट्रैप हो जाते हैं, वैसे ही है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो प्लीज राइट दिस, मैं तुरंत मिटा के फिर से क्वेश्चन पूछने वाला हूं, जल्दी करो। बोले बेटा हो गया, कर लिया सबने, बना लिया?
अच्छा देखो, इसके हीटिंग पे क्या होगा बताओ, हीट करोगे तो क्या होगा, यहाँ से पहले वाटर मॉलिक्यूल सारे गायब हो जाएंगे, क्या बन जाएगा ये, गायब हो गया। फिर अगर हीट करोगे तो क्या होगा, बहुत स्ट्रांगली हीट किया है, तो ये बनता है NaBO2 प्लस B2O3। इसको बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड। हाँ जी, बोरिक एनहाइड्राइड, बोरिक एनहाइड्राइड, एंड दिस इज सोडियम मेटाबोरेट, मेटाबोरेट। बोरिक एनहाइड्राइड का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप ना बोरिक एसिड से उसके गर्म करके उससे वाटर गायब करा दो, बहुत स्ट्रांग हीटिंग कर दो, सारे वाटर निकल जाएंगे। तो कितने भाई हैं इसमें देखो, एक बोरॉन नहीं, डबल बोरॉन लेना पड़ेगा। अरे ये B2 टाइम्स ऑफ BOH होल थ्राइस को अगर स्ट्रांगली गर्म करो तो ये B2O3 बनाता है, और प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो दिस इज एनहाइड्राइड ऑफ बोरिक एसिड, इसलिए इसको बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड, बोरिक एसिड का एनहाइड्राइड। समझ में आ गया, बोरैक्स का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। कोलिमनाइट का भी इसी से मिलता जुलता है ना। अरे मैं कोलिमनाइट बोल रहा हूँ, चेक कर लेना एक बार, जो शेयर करूंगा उसमें चेक कर लेना, नाम वही है। हो गया यहां तक खत्म। तो बोरॉन के इंपॉर्टेंट ओर के बारे में भी मैंने डिस्कस कर दिया। अब आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस बोरॉन फैमिली, विच इज हाइड्राइड ऑफ बोरॉन। हेडिंग डालो, हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन। हाइड्राइड ऑफ बोरॉन, चलो बच्चों ध्यान से सुनो। हाइड्राइड ऑफ बोरॉन इज नोन एज बोरेन। क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल जैसे कार्बन के हाइड्राइड को क्या बोलते हैं, अल्केन। भाई उतना वर्सेटाइल बोरॉन नहीं है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है, डेफिशिएंट है। तो उतना ज्यादा, जितना कंपाउंड इन्फाइनाइटली मेनी कंपाउंड कार्बन बनाता है, उतना बोरॉन नहीं बना पाता। लेकिन इनके हाइड्राइड को बोरेन बोलते हैं, जैसे उसके हाइड्राइड को अनसेचुरेटेड वाले नहीं, सेचुरेटेड को अल्केन बोलते हैं, वैसे ये बोरेन है। अब बोरेन में इसमें क्लास है, 2 क्लास ऑफ बोरेन आर देयर। One follows the structure BnHn plus 6, the other follows BnHn plus 4। या पहले 4 लिख लो और दूसरा BnHn plus 4। ध्यान रखना n is equal to 1 does not exist। तो स्टार्ट ही कहां से होता है, 2 से। तो जल्दी जल्दी लिखो तो n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4। फटाफट बच्चों ये दोनों कैटेगरी के फॉर्मूला लिखो, जल्दी करो, राइट इट डाउन। दोनों सेम लिख दिया क्या मैंने, एक 6 है बेटा, BnHn plus 4 BN। डू इट फास्ट। इसका नाम अगर पूछोगे तो इसको नीडोबोरेन बोलते हैं, और इसका नाम होता है रैक्नोबोरेन। रैक्नोबोरेन, नीडोबोरेन। नीडो से याद रखना यार, NiDO 4 लेटर है ना, तो BnHn plus 4 है, बस ऐसे ध्यान रखना। अब इसमें मत काउंट करने लग जाना, इसमें भी मैच कर जा रहा है क्या, नहीं ज्यादा ही आ रहा है, तो कोई बात नहीं, ज्यादा वाले में 6 है, कम वाले में ये। हाँ बिल्कुल सही, चलेगा, स्मार्ट आंसर।
तो क्या बना भाई इसका फॉर्मूला, B2, ये क्या बना प्यारे बच्चों, इसको भी डाइबोरेन बोलते हैं और इसको भी। किससे डिफरेंस समझ में आएगा फिर, दो बोरिन, दो बोरॉन एटम तो डाइबोरेन, तो डिफरेंस इससे होता है कि इसमें 6 लिखते हैं और इसमें क्या लिखते हैं, ये बताता है कि हाइड्रोजन कितने हैं, उससे डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो डाइबोरेन, या कभी आपके सामने सिंपल डाइबोरेन लिखा हो, कुछ नहीं लिखा हो, तो कौन सा समझोगे, इसको समझना, दिस इज मोर स्टेबल, लिख लेना स्टेबिलिटी ऑर्डर में, निडोबोरेन इज मोर स्टेबल देन एरेक्नोबोरेन। और वैसे आप भूल भी जाओ तो आपको ये कंपाउंड तो याद रहेगा बच्चों, ये देख लेना कौन सी सीरीज का है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। हम तो इनका कोई भी कंपाउंड नहीं पढ़ते, इनका कोई एक सिंगल कंपाउंड भी नहीं पढ़ते। अच्छा, इनके लिए क्या खास बात है, अच्छा ऐसे n = 4 3 सबके लिए लिख लोगे ना, अरे n का वैल्यू तो डालना है यार, कर लोगे ना। अच्छा, इनके लिए खास बात क्या है, ये ऐसे स्पेसिफिक कंपाउंड है जहां पे 3 सेंटर, और ये मैंने पिछले क्लास में बताया था, दोबारा आप चाहो तो इसको नोट कर लो, BHB HNB, ये इनका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो बॉन्डिंग है स्पेशल कैटेगरी वाली है, कौन सी, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। गॉट इट बच्चों। अब आ जाओ एक क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है इस पे, कि डाइबोरेन B2H6 इज ऑल्सो अ लुईस एसिड ना, क्योंकि देखो ये मजबूरी में काम चला रहा है ना, तो ये लुईस एसिड अभी भी है। सो B2H6 इज अ लुईस एसिड। तो B2H6 को अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो ये दो तरीके से ब्रेक डाउन कर सकता है। एक तरीका ये होता है सिमेट्रिकल टूट जाए, मतलब BH3 अलग हो जाए, और दूसरा तरीका क्या है, अनसिमेट्रिकल तरीके से ब्रेक डाउन हो जाए। और उसमें क्या होता है, ये चारों हाइड्रोजन एक ले गया और इस पे दो ग्रुप, आने वाले ग्रुप आके ऐड हो जाते हैं। तो बच्चों याद रखना, अनसिमेट्रिकल, कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैं आपके सामने बोल दूं कि बेटा अमोनिया लिया है और एक जगह लिया है मैंने RRR, बताओ इनमें से कौन से वाले में सिमेट्रिकली ब्रेक करना चाहिए और कौन से वाले में अनसिमेट्रिकल। तो जितना बड़ा और बल्कि ग्रुप लेके आओगे वो एक बोरॉन सिंगल ही सिर्फ हैंडल कर पाएगा, तो ये पूरा ब्रेक कर जाएगा। कहने का मतलब जो बल्कि ग्रुप्स होते हैं, बल्कि ग्रुप्स जस्ट लाइक NR3, दे विल ब्रेक दिस मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली। कहने का मतलब ऐसा बन जाएगा ये 3 हाइड्रोजन एंड कोऑर्डिनेटेड विथ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन विथ RRR। तो दूसरा वाला भी ऐसे ही बनेगा ना, मैं एक ही नहीं बता रहा हूं, ये ब्रेक हुआ तो इस साइड पे भी जाकर के दूसरा अटैक करेगा। अरे समझो ना, अरे आ रहा है क्या बात समझ में। तो ये सिमेट्रिकल ब्रेक डाउन हुआ, बेसिकली BH3 1 यूनिट, BH3 अनदर यूनिट। लेकिन अमोनिया ले लेते हो ना, तो अमोनिया के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से रिएक्ट करता है, डबल अमोनिया मॉलिक्यूल को कंज्यूम करके ये कंपाउंड बनाता है BH2 अमोनिया का होल ट्वाइस पॉजिटिव एंड BH4 माइनस। समझ में भी आता है, क्योंकि अगर ये ऐसे टूट गया तो एक बोरॉन एक्स्ट्रा लेके आ गया H माइनस के साथ, तो ये BH4 माइनस नेगेटिव आयन बन गया। और इधर देख लो, इस पे क्या आ गया, दो, इसका एक ही H लॉस हुआ है ना, दो तो बचे हैं। अरे भाई न्यूट्रल फॉर्म में BH3 होना चाहिए था उसको, अब वो मिलता इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लुईस एसिडिक है, तो आपस में ही बॉन्ड बना के B2H6 बना लेते हैं। अब बताओ इसका एक H निकाल दोगे तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो अमोनिया इसीलिए 2 यूनिट डाल देते हैं ताकि इसको बैलेंस हो जाए। ऑक्टेट इसमें भी कंप्लीट है, ऑक्टेट इसमें भी कंप्लीट है। ये कैटायनिक है, ये बच्चों अगर इसी को आप गर्म कर दो, इससे बनता है B3N3H6 एंड हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। और ये जो कंपाउंड बना है दुनिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में से एक है। नाम क्या है इसका, इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। और दूसरा नाम क्या है, बोराजीन।
इनऑर्गेनिक बेंजीन और बोराजीन। अब अगर आपको दिमाग में चढ़ रहा है ये नाम, तो आप क्या स्ट्रक्चर बना सकते हो, बिल्कुल सिमिलर होगा बेंजीन से। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग क्रिएटिव हो इसमें। बनाओ तो B3N3H6। अरे ये मत टेंशन लेना कि ये 3 बोरॉन कहां से आ गया। अरे भाई एक ही यूनिट थोड़ी ना, इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, गर्म करने पे ये कंपाउंड बनता है, दैट्स इट। राइट डाउन एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस B3N3H6 बोराजीन। जैसे बल्कि ग्रुप ये हो गया बेटा, है ना, और ऐसे ही बल्कि ग्रुप जैसे टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन हो गया, ये सब ये काम करते हैं। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन THF। अरे टेंशन मत लो रे, ये बहुत आने वाला है आगे। जितने बल्कि ग्रुप दिख गए, ये हो गया 1 डिग्री अमाइन हो गया, ये सब बल्कि नहीं है। 2 डिग्री भी बल्कि नहीं है, वो अनसिमेट्रिकल तरीके से ही ब्रेक करेंगे जैसे इसने ब्रेक किया है। अमोनिया, ये सब की एक कैटेगरी है। 3 डिग्री ऐसे बड़े बड़े ग्रुप। इवन CO छोटा है लेकिन फिर भी यही काम करता है। तो ये तीनों की एक कैटेगरी और इनकी एक कैटेगरी। हाँ जी बच्चों, बोराजीन का स्ट्रक्चर दिखाइए, देखते हैं कौन क्रिएटिव ज्यादा है। अरे बेंजीन कैसे होता है रे मोटू? कार्बन 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 कार्बन, यही है ना बेंजीन। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो अब यही दिमाग लगाओ, इनमें एक बोरॉन होगा, एक नाइट्रोजन होगा। करो, बना के दिखाओ मुझे जल्दी। बना दिया प्यारे बच्चों, सबने बना दिया B3N3H6 का स्ट्रक्चर। कैसे बनेगा देखो। अरे बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है ना, सब जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो वैसे ही बच्चों इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3, बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन नाइट्रोजन, फिर बोरॉन फिर बोरॉन फिर नाइट्रोजन। अच्छा, सभी में एक एक हाइड्रोजन लगा दो बाय डिफॉल्ट। अच्छा लगा दोगे तो देखो इसका वैलेंसी कंप्लीट हो गया, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसके पास अभी डेफिशिएंसी है, तो इधर डेटिव बॉन्ड दे दो। अरे बोलो ना। अब फिर रेजोनेंस हुआ तो उल्टा भी। उल्टा कहने का मतलब, अरे अभी इस साइड से इसने दिया था, फिर ये इधर कर ले। अरे बोलो बच्चों, सही है। आप इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर, मतलब इनफैक्ट ये दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। क्या ये भी एरोमेटिक है? अरे 2 4 6 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास तभी तो नाम देते हैं यार, बहुत सिमिलर है प्रॉपर्टीज, है ना। ये बेंजीन है, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन। एक बार ही क्वेश्चन पूछा था, अगर हम बेंजीन का मोनो डेरिवेटिव बनाते हैं, मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैच करते हैं, तो इधर करो या इधर करो या इधर करो, एक ही बात, तो इसका एक ही कंपाउंड बनता है। मतलब ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म। इसका मोनो सब्स्टिट्यूटेड कितना बनेगा? तो इसमें सर सारे कार्बन थोड़ी ना, हो सकता है बोरॉन से अटैच हो जाए। अरे बोलो यार, अगर बोरॉन से अटैच हो गया तो एक कंपाउंड आएगा, और नाइट्रोजन से अटैच हो गया तो एक कंपाउंड। अरे बोलो बच्चों, अगर N से अटैच हो गया इलेक्ट्रोफाइल तो दूसरा कंपाउंड। ये दोनों अलग एंड एंड है, तो ये सब मामलों में डिफरेंस है इनमें। दूसरा, इनकी एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा होती है क्योंकि सिमेट्रिकल है, और ये पोलर पाई बॉन्ड है, तो इतना इसका एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होता है। लेकिन हाँ, एरोमेटिक ये भी है। समझ में आया? इनऑर्गेनिक बेंजीन समझ पड़ा? बोलो। अच्छा, और ऐसा किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप उसी BH3 यानी B2H6 और साथ में अमोनिया को, इनको अगर ढंग के रेशियो में ले लो और इनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म कर दो, इतना हाई टेम्परेचर पे गर्म कर दो, तो ये BNX बन जाता है। BNX जिसको बोलते हैं बोरॉन नाइट्राइड, बिल्कुल ग्रेफाइट जैसा हो जाता है BNX। अरे देखो ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। बोरॉन नाइट्रोजन मिला दो, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? बोरॉन का 5, नाइट्रोजन का 7, मिला के कितना हो गया? 12।
अगर C2 लगा दो तो 12 हो जाता। तो इट इज जस्ट लाइक C2X। तो ग्रेफाइट को ऐसे देखने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो ऐसे लिखा नहीं जाता उसको, इनको यहां पे ऐसे लिखते। समझ आ गया बेटा? तो इसी के साथ आपका बोरॉन फैमिली कंप्लीट एंड कार्बन फैमिली भी। उसमें देखो एलोट्रॉप के बारे में मुझे डिस्कस करना है, जो कि मैं आपको थ्रू वीडियो शेयर कर दूंगा। चलेगा? कर लोगे? असाइनमेंट भेज देंगे, नोट्स भेज दूंगा, कोई डिफिकल्टी होगा तो हम लोग कभी भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, ऑक्साइड्स में, कार्बन फैमिली के ऑक्साइड में ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb, बच्चों ये एक ऐसा ग्रुप है जहां पे SnO, SnO2, TbO, TbO2, ये सभी के सभी क्या होते हैं? एम्फोट्रिक। चारों ऑक्साइड इनके एम्फोट्रिक है। नीचे वाले ही दो है, ऊपर वाले एसिडिक ही होते हैं। कार्बन का एक ऑक्साइड न्यूट्रल भी है, कौन सा? CO। समझ में आ गया? तो इन सभी चीजों के साथ मैं इसको रैप अप करता हूं। एनसीईआरटी आप पढ़ना, जरूरत लगा तो मैं आपकी क्लासेस ऑनलाइन कभी लगा दूंगा, ठीक है? सो दैट्स ऑल एवरीबॉडी।